नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने जितने भी पिछली क्लासों में पढ़े हैं, वीडियो आपने देखे हैं, वो अधिगम से संबंधित थे। आज हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। ये भी आपके एक यूनिट है। ये जो यूनिट है, ये यूनिट लगभग सभी एग्जाम में काम में आती है। तो सबसे पहले हम आज मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा जो आज का विषय है वो विषय है मनोविज्ञान। देखिएगा दोस्तों, हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान है क्या, इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान का जो मनोविज्ञान है, वर्तमान का मनोविज्ञान क्या है, और जब ये मनोविज्ञान आरंभ हुआ था तब इस मनोविज्ञान का रूप क्या था और इस मनोविज्ञान का स्वरूप क्या था। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम के बारे में, यानी मनोविज्ञान का जो वर्तमान रूप है वो वर्तमान रूप आया कैसे और मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखो, इसके विकास क्रम के बारे में कहा जाता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान के रूप से मानी जाती है, जो वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पर आकर टिकी हुई है। तो देखिएगा, मनोविज्ञान के विकास के क्रम में या मनोविज्ञान के विकास के क्रम में हम यूं कह सकते हैं, जो सबसे पहले विज्ञान आया उस विज्ञान का नाम है आत्मा का विज्ञान। यानी देखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान में सबसे पहले या मनोविज्ञान की उत्पत्ति जिस विज्ञान से मानी जाती है उस विज्ञान का नाम है आत्मा का विज्ञान। देखिएगा, इस आत्मा के विज्ञान को लेकर कौन आया था? इस आत्मा के विज्ञान को लेकर आया था अरस्तु, एक प्रसिद्ध यूनान के दर्शन शास्त्री थे, और प्लेटो इनके गुरु थे। और एक तीसरा एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डेकार्टे, और चौथा एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुडोल्फ गोइकिल। ये रुडोल्फ गोइकिल वही मनोवैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, और ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। और इसी पुस्तक में रुडोल्फ गोइकिल ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये आत्मा का विज्ञान है क्या और ये आत्मा का विज्ञान आया कैसे। तो देखिएगा, मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति जिस विषय से हुई है उस विषय का नाम है दर्शन शास्त्र। यानी हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। और इस मनोविज्ञान को जो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में लेकर आया उसका नाम क्या है? अरस्तु है। यानी मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है, और मनोविज्ञान का जो जनक है उसे हम अरस्तु को मानते हैं। तो देखिएगा, ये दर्शन शास्त्र है क्या? जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एक विषय का नाम लेता हूं, भूगोल। तो दोस्तों, हम भूगोल में पढ़ते क्या है? भूगोल की विषय वस्तु क्या होती है? नदियां, पहाड़, झीलें, खनिज, ये विषय वस्तु किसकी है? भूगोल की। जैसे देखिएगा, राजनीति विज्ञान या संविधान, उसकी विषय वस्तु अलग होती है। वैसे दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। इसके अंदर तीन बातों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिएगा, आत्मा, दूसरा परमात्मा, आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा ब्रह्म। यानी देखिएगा, हमारे पास में जो ज्ञान के स्रोत होते हैं, हमारे पास में ज्ञान के स्रोत, तो मित्रों हमारे पास में ज्ञान के स्रोत हमारी 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें इन इंद्रियों से नहीं होती है, यानी वह ज्ञान जो इन इंद्रियों से परे हो, यानी हम यूं कह सकते हैं कि हमें यदि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और उस ज्ञान का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उस विषय का नाम है दर्शन शास्त्र। यानी देखिएगा, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म हम ना तो आंख के द्वारा देख सकते हैं, ना कान के द्वारा इन्हें सुन सकते हैं, यानी ये इंद्रियों से परे है। इनका अध्ययन किया जाता है किसमें? दर्शन शास्त्र में। और देखिएगा, आरंभ में यूनान में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रूप में दर्शन शास्त्र एक विषय चलता था। और इस विषय का जो प्रसिद्ध विषय शास्त्री या जो दर्शन शास्त्री थे उनका नाम अरस्तु था। देखिएगा, इस दर्शन शास्त्र का मुख्य जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि इस मनुष्य का मिलन हो ईश्वर से, यानी आत्मा का मिलन हो किससे? परमात्मा से। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अरस्तु, और अरस्तु कहता है कि हमें मनुष्य का मिलन आत्मा से या परमात्मा से या ईश्वर से करवाने के बजाय
हमें सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए इस मानव को समझने पर। देखिएगा दोस्तों, अरस्तु एक प्रसिद्ध यूनान का दर्शन शास्त्री था और इन्होंने अपने इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले यह कहा कि हमें इस दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, इनके द्वारा मनुष्य का मिलन करवाना होता ईश्वर से। लेकिन अरस्तु ने कहा कि हमें यदि मनुष्य को समझना है तो हमें अध्ययन किसका करना चाहिए? आत्मा का करना चाहिए। देखिएगा, यहीं से मनोविज्ञान का आरंभ होता है। तो मनोविज्ञान का आरंभ इस विषय को लेकर होता है कि हमें समझना किसको है? मानव को। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक दोस्तों मनोविज्ञान का विषय एक ही रहा है कि हमें समझना किसको है? मानव को। और जो वर्तमान में मानव को समझने के लिए मानव व्यवहार पर आकर टिक गया है, मानव व्यवहार पर आकर रुका है। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की जो जननी है वो जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। और मनोविज्ञान का जो जनक है वो जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु का मानना क्या था? अरस्तु का मानना था कि हमारे पास में ये 5 इंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपना ज्ञान ले जाकर देती किसको है? आत्मा को। यानी इनके द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वे ज्ञान ले जाकर देगी किसको? आत्मा को देगी। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि हमारे शरीर में अरस्तु के अनुसार जो प्रमुख केंद्र है वो प्रमुख केंद्र क्या है? आत्मा है। इसलिए हमें यदि मनुष्य को समझना है तो मनुष्य में प्रमुख केंद्र आत्मा है। इसलिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। इस रूप में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को कौन लेकर आए थे? अरस्तु लेकर आए थे। देखिएगा, जब मनोविज्ञान का आरंभ हुआ था तब अरस्तु ने इसे, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, उस समय इसे अंत्यकरण का विज्ञान, किसका विज्ञान? अंत्यकरण का विज्ञान के रूप में जाना जाता था। और इसको हम कह सकते हैं कि अरस्तु जो आत्मा का विज्ञान लेकर आया, ये आत्मा का विज्ञान जिस विषय के सर्वाधिक निकट था उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। या हम यूं भी कह सकते हैं जो दर्शन शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र इस मनोविज्ञान की जननी है। और देखो, दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है किसकी? मनोविज्ञान की। तो हम यूं कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जिस व्यक्ति ने निकाला उसका नाम क्या है? अरस्तु। और इस अरस्तु को हम कह सकते हैं ये मनोविज्ञान का जनक है। दोस्तों, ये सबसे पहले बात जिस मनोवैज्ञानिक ने कही है उस मनोवैज्ञानिक का नाम है केलर। किसके अनुसार? केलर के अनुसार। केलर ने अपनी पुस्तक में, केलर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो जननी दर्शन शास्त्र है और जो जनक है वो जनक कौन है? अरस्तु है। तो देखिएगा, अरस्तु के समय इसका नाम साइकोलॉजी नहीं था, अरस्तु इस विषय के अंदर लेकर आए। उसके बाद में देखो सन 1590 ईस्वी में, सन 1590 ईस्वी में यानी मित्रों लगभग 16वीं शताब्दी में, देखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, रुडोल्फ गोइकिल। ये घटना है कब की? सन 1590 की। रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम लिखा दिया इन्होंने साइकोलॉजिया। यानी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। और ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, इस साइकोलॉजिया पुस्तक में रुडोल्फ गोइकिल ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी या हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो देखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द जो है वो शब्द आया कब? सन 1590 में। और जो लेकर आए उनका नाम क्या है? रुडोल्फ गोइकिल। तो इस पुस्तक के बारे में हम यूं भी कह सकते हैं मनोविज्ञान का जो प्रथम ग्रंथ है, मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है वो पुस्तक साइकोलॉजिया है। और ये पुस्तक लिखने वाले थे कौन? रुडोल्फ गोइकिल थे। उसके बाद में देखिएगा, इस आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत एक उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गेरिट। और गेरिट नाम का एक मनोवैज्ञानिक, देखिएगा मनोवैज्ञानिक का नाम है गेरिट। और ये गेरिट इस मनोविज्ञान के बारे में कहता है कि ये जो शब्द है साइकोलॉजी, रुडोल्फ गोइकिल के बाद में आता है एक ये शब्द है साइकोलॉजी। ये डिवाइडेड करता कौन है दोस्तों? गेरिट करता है। गेरिट कहता है कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है साइकी और दूसरा एक शब्द है लोगस। एक शब्द है लोगस। यानी ये साइकोलॉजी की उत्पत्ति एक शब्द है साइकी और दूसरा एक शब्द है लोगस, इन 2 शब्दों से हुई है। तो देखिएगा,
ये दोनों शब्द जिस भाषा के है उस भाषा का नाम है ग्रीक भाषा। इसी ग्रीक भाषा का जो दूसरा नाम है वो है यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा। लेकिन दोस्तों इसमें याद रखिएगा लैटिन भाषा अलग है। और इन्होंने कहा कि इस ये जो साइके शब्द है, इस साइके शब्द का अर्थ होता है आत्मा। साइके शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। ये किसने कहा? गेरिट ने कहा। और ये जो शब्द है लोगस, इस लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। ये देखो, ये परिभाषित किया किसने? गेरिट ने किया। तो गेरिट के अनुसार ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होगा? आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करने वाला विषय। यह हम यूं कह सकते हैं, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किया किसने? गेरिट ने। और यहां पर एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि ये जो शब्द है साइकी, ये साइकी शब्द और दूसरा एक शब्द है लोगस। तो देखिएगा मित्रों, ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। किस भाषा के? ग्रीक। या हम यूं कह सकते हैं ये दोनों शब्द यूनानी भाषा के हैं। और इन दोनों शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस शब्द को आप ग्रीक भाषा का शब्द नहीं कह सकते। जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो साइकी है। इन दोनों शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये शब्द तो है अंग्रेजी का और ये जो दोनों शब्द है ये है ग्रीक का। तो एक बार प्रश्न आ गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड में कि जो पर्सनैलिटी शब्द है वो पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? तो देखिएगा, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। लेकिन जो पर्सोना है वो है लैटिन भाषा का, लेकिन पर्सनैलिटी किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। इसी तरह से ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। तो देखिएगा, इस रूप में सबसे पहले मनोविज्ञान में एक विषय आया और मनोविज्ञान में एक नियम विज्ञान आया। इस नियम को या इस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान कहते हैं। देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सबसे पहले देखो ये वर्गीकरण करने वाला था कौन? ये वर्गीकरण किया था गेरिट ने। इसमें इतना सा याद रखना, वर्गीकरण किसने किया था? गेरिट ने किया था। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है केलर, और केलर ने यह बात कही थी सबसे पहले कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है और अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। देखिएगा, इसके बाद में जो रुडोल्फ गोइकिल है, ये रुडोल्फ गोइकिल नाम का एक मनोवैज्ञानिक, और यही व्यक्ति पहले व्यक्ति है जो एक शब्द लेकर आए मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द। इस शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों मनोविज्ञान, देखो आत्मा के विज्ञान को लेकर कौन आए? अरस्तु। समर्थन किसने किया? प्लेटो ने। और उसके बाद में कौन है? डेकार्ट है। और उसके बाद में समर्थन किसने किया? रुडोल्फ गोइकिल ने किया। देखिएगा, लेकिन बाद में 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकारीकरण कर दिया। अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण यह था कि इस विज्ञान को बाद में अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ये केवल और केवल विज्ञान नाम से था, वास्तव में यह विज्ञान नहीं था। जो ये मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान केवल और केवल नाम से विज्ञान था, वास्तव में विज्ञान नहीं था। इस कारण इसका अस्वीकारीकरण कर दिया। अस्वीकारीकरण करने का प्रमुख कारण था आत्मा एक विज्ञान नहीं है। आत्मा एक विज्ञान नहीं है, और जो विज्ञान होता है उसमें दोस्तों हमेशा प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम कह सकते हैं कि इस आत्मा पर प्रयोग असंभव था। और प्रयोग दोस्तों किस पर किया जाता है? प्रयोग उस वस्तु पर किया जाता है जो वस्तु मूर्त होती है, जो वस्तु दिखाई देती है, उस पर प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एक शब्द बोलता हूं भूत, तो दोस्तों मैं कहता हूं ये भूत आपको दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देता है वो मूर्त है और जो दिखाई नहीं देता वो क्या होता है? अमूर्त होता है। तो विज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग मूर्त वस्तुओं पर किए जाते हैं। और जो ये आत्मा थी, ये आत्मा, इस आत्मा पर प्रयोग संभव इसलिए नहीं था क्योंकि ये आत्मा मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त थी। अब देखिएगा, जिस विषय में प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिस विषय में प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और जिस विषय में
प्रयोग द्वारा, विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा वो विषय इतना प्रमाणिक ना हो, उस विषय को हम विज्ञान नहीं कह सकते। अतः आत्मा का विज्ञान केवल नाम से विज्ञान था, वास्तव में विज्ञान नहीं था। दूसरा, इसकी असफलता का जो दूसरा कारण था, दूसरा कारण यह था कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, इस आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, इस आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता है, इस आत्मा का किसी भी, ये आत्मा अमूर्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन संभव नहीं था, और जिसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन संभव नहीं हो सकता उसको हम क्या नहीं कह सकते, विज्ञान नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों याद रखना, मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक इस मनोविज्ञान का प्रमुख विषय क्या है, मनोविज्ञान जो विषय है वो विषय चाहता है क्या है, इस विषय में अध्ययन किसका किया जाता है, अध्ययन अलग अलग का किया जाता है, लेकिन इस विषय का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है मानव व्यवहार को समझना, या मानव को समझना, या मानव जितने भी प्राणी है उन प्राणियों को समझना। तो देखिएगा, प्राणी को समझने के लिए हम अरस्तु के अनुसार हमने सारा किसका लिया, आत्मा का लिया। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस विषय वस्तु के माध्यम से जिस वस्तु को हम समझना चाहते हैं, अर्थात आत्मा के द्वारा हम जो मानव को समझना चाहते हैं, पहले हमारे सामने समस्या यह थी कि हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे थे। तो आत्मा के द्वारा मानव को कैसे समझ सकते हैं, और समझा उसको जाता है जिस पर प्रयोग संभव हो। इस कारण जो आत्मा का विज्ञान है, इस आत्मा के विज्ञान की परिभाषा का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया। और यह अस्वीकारीकरण हुआ कब था, सन 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। तो देखिएगा दोस्तों, जो आत्मा का विज्ञान है, इस आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत एक बात निष्कर्ष निकल कर आई थी कि इस आत्मा के विज्ञान में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था गेरिट, और गेरिट ने साइकोलॉजी शब्द का डिवाइडेड या विभाजित किया था, और विभाजित 2 शब्दों में किया था, और साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया था। उसके बाद में नंबर 2 पर, मनोविज्ञान के विकास नंबर 2 पर एक नया विज्ञान आया, और उस नए विज्ञान का नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, एक नया विज्ञान आया। जब आत्मा की परिभाषा का अस्वीकारीकरण हो गया था, तब मनोविज्ञान में एक नया विज्ञान आया, और यह विज्ञान जो व्यक्ति लेकर आया, उस व्यक्ति का नाम था पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी, अब देखिएगा, पोम्पोनोजी इटली का था, और यह प्रमुख मनोवैज्ञानिक था जिसने इस शब्द की व्याख्या की, इस शब्द का खुलकर समर्थन किया, ताकि यदि हमें मानव को समझना है तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, हमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। इसने ऐसा क्यों कहा था और इसके क्या कारण थे, तो देखिएगा दोस्तों, इसका समर्थन जिन व्यक्तियों ने किया उस व्यक्ति का नाम है जॉन लॉक। पहला समर्थन करने वाला जॉन लॉक। इसके अलावा दूसरा एक मनोवैज्ञानिक रिचेरी, और इसके अलावा तीसरा एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है थॉमस रीड। तो देखिएगा दोस्तों, पोम्पोनोजी के अनुसार हमारे पास में ये जो 5 इंद्रिय होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रिय होती है। इसके अनुसार ये 5 इंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर अरस्तु के अनुसार आत्मा को नहीं देती है, बल्कि स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर देती किसको है, मस्तिष्क को देती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर ज्ञान का जो संग्रहण होता है, वो ज्ञान का संग्रहण होता कहां है, मस्तिष्क में होता है। तो दोस्तों इसका अनुसार यदि हमें मानव को समझना है, क्योंकि मनोविज्ञान का उद्देश्य एक ही था कि हमें समझना किसको है, मानव को, तो इनका कहने का अर्थ यह था कि हमें यदि मानव को समझना है तो ज्ञान का जो संग्रहण होता है, वो संग्रहण कहां होता है, मस्तिष्क में। कहां होता है, मन में होता है। इसलिए इन्होंने कहा यदि हमें अध्ययन करना है तो अध्ययन हमें किस पर करना चाहिए, मस्तिष्क पर करना चाहिए या मन पर करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो दर्शन शास्त्र है, यह दर्शन शास्त्र भारत में 2 भागों में विभाजित है। एक है भारतीय दर्शन शास्त्र और दूसरी है पश्चिमी दर्शन शास्त्र। जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ मस्तिष्क होता है, और भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अर्थ आत्मा होता है। तो देखिएगा, ये जो विषय पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, इस विषय की उत्पत्ति क्या भारतीय दर्शन शास्त्र से हुई है, नहीं हुई है। इस विषय की उत्पत्ति पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई है, यानी अंग्रेजों का जो दर्शन शास्त्र था उससे हुई है। और अंग्रेजों के दर्शन शास्त्र में इस मन का अर्थ मस्तिष्क है, ना कि आत्मा है। इसका अर्थ यह है
कि जो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ये मनोविज्ञान भारतीयों की नहीं है, ये मनोविज्ञान किसकी है? अंग्रेजों की। इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति अंग्रेजों की दर्शन शास्त्र से हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस मनोविज्ञान विषय में कहीं पर भी यदि मन शब्द आए तो इस मन शब्द का अर्थ आत्मा ना होकर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने इस मन का विश्लेषण किया, यानी मस्तिष्क का विश्लेषण किया, और मस्तिष्क का विश्लेषण करके एक वाद दिया, और उस वाद को हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। देखिएगा, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन, ये तीन मन बताए थे सिगमंड फ्राइड ने। तो ये जो मन है ये आत्मा के प्रकार नहीं है, ये मस्तिष्क के प्रकार है। और देखो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसीलिए देखो इसको मस्तिष्क के साथ में शब्द क्या आता है? मन आता है। मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। तो देखिएगा, इस मनोविज्ञान या पोम्पोनोजी के अनुसार हमें यदि मानव को समझना तो अध्ययन किसका करना होगा? मस्तिष्क का, या फिर किसका करना होगा? मन का करना होगा। यह धारणा किसने स्थापित की थी, या ये अवधारणा लेकर कौन आए थे? पोम्पोनोजी आए थे। दोस्तों, हमने आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा था कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले लेकर आए थे कौन? रुडोल्फ गोइकिल। और इसमें हमने वहां पर यह पढ़ा था कि इस साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया किसने? गेरिट ने। लेकिन जब एक नया विज्ञान आया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तब पोम्पोनोजी ने इस साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभाजित किया। कहा कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी और प्लस लोगस, साइकी और लोगस दो शब्दों से हुई है। यही बात कही किसने? गेरिट ने। और यही बात वापस कौन कह रहा है? पोम्पोनोजी कह रहा है। इन्होंने कहा कि ये जो साइकी शब्द है, इस साइकी शब्द का अर्थ आत्मा नहीं होता है, इस साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? मन होता है। और जो ये लोगस है, इस लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो देखिएगा दोस्तों, पोम्पोनोजी के अनुसार ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होगा? मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये अर्थ किसके अनुसार है? पोम्पोनोजी के अनुसार है। तो दोस्तों, इसमें आप दो बातें याद रखिएगा। जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द को विभाजन केवल अब तक दो ही मनोवैज्ञानिकों ने किया है। जो पहला मनोवैज्ञानिक था उसका नाम था गेरिट, और जो दूसरा मनोवैज्ञानिक है उस दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? पोम्पोनोजी। तो देखिएगा, यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि जो साइकी शब्द है, साइकी शब्द, इस साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? मन होता है या आत्मा होता है? तो देखिएगा, गेरिट के अनुसार आत्मा होता है और पोम्पोनोजी के अनुसार क्या होता है? मन होता है। तो देखिएगा, अब प्रश्न ये आता है, इस साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? साइकोलॉजी का अर्थ पोम्पोनोजी के अनुसार मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, और गेरिट के अनुसार आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में भी। जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द में मन का अर्थ यानी साइकी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? और ऐसा प्रश्न आ रखा है जिसमें ऑप्शन में यदि इस प्रकार से दिया जाए कि साइकी का अर्थ क्या होता है? मन। साइकी का अर्थ क्या होता है? दूसरा आत्मा। तीसरा, साइकी का अर्थ क्या होता है? दोनों। और साइकी का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। हालांकि आगे व्यवहार का विज्ञान आएगा, लेकिन इस साइकोलॉजी शब्द को विभाजित इन दो के अलावा किसी ने नहीं किया। तो देखो, साइकी का अर्थ मन भी होता है और साइकी का अर्थ आत्मा भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आप याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान का स्वीकारीकरण हुआ था, हमने पढ़ा था। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का कारण क्या था? इसमें भी लगभग वही कमियां थी जो आत्मा के विज्ञान में कमियां थी। जिसे देखिएगा, क्या सबसे पहले मनोविज्ञान, यानी यह भी एक विज्ञान था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और विज्ञान दोस्तों हम उसको कहते हैं जिसमें प्रयोग किए जा सकते हो, प्रयोग द्वारा जिनमें निष्कर्ष निकलते हो, उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यह भी केवल और केवल विज्ञान तो था, लेकिन विज्ञान किसका था? नाम का था। विज्ञान उसको कहते हैं जिस पर प्रयोग कर सकते हो, और प्रयोग उस पर किया जाता है जो क्या होता है? मूर्त, यानी जो मस्तिष्क होता है, जो मन होता है, वो मन क्या है बताओ? अमूर्त है। इस जो अमूर्त होता है उसका कोई रूप नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता उसका कोई रूप नहीं होता है।
जो दिखाई नहीं देता उसका कोई स्वाद नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता इसका कोई रंग नहीं होता है, और जो दिखाई नहीं देता उसका कोई प्रकार नहीं होता है। और ऐसा जिनमें नहीं होता है उस विज्ञान पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जो जिस विज्ञान पर हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्या दोस्तों हम उस विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं? और जो विज्ञान नहीं हो और जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता हो, उसको हम क्या नहीं कह सकते? विज्ञान नहीं कह सकते। यानी इस कारण 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा का भी क्या हो गया? अस्वीकारीकरण हो गया। देखिएगा, इसके जो समर्थक है, समर्थकों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। यानी मन या मस्तिष्क के विज्ञान से संबंधित कौन कौन है? देखो, पोम्पोनोजी, दूसरे का नाम क्या है? जॉन लॉक, तीसरे का नाम रिचेरी, और जो चौथा है उसका नाम क्या है? थॉमस रीड। देखो याद कैसे रखेंगे? इस परिभाषा का जब अस्वीकारीकरण कर दिया तो देखो ट्रिक याद करने की, तो इसको कहा गया पोम्पोनोजी ना जी, तुम्हारी परिभाषा नहीं चलेगी ना जी, आप अपनी परिभाषा का पुनः क्या कर लो? लॉक कर लो, और आराम से देखो घर जाओ और चेरी खाओ और वापस क्या करो? रीड करो। देखो याद कैसे करोगे? परिभाषा नहीं चलेगी यानी ना जी। अब देखो जॉन लॉक, परिभाषा को क्या कर लो? लॉक कर लो, घर जाओ चेरी खाओ और इसके साथ में पुनः क्या करो? रीड करो, पढ़ाई करो। ये जो समर्थक है, ये समर्थक किस विज्ञान से संबंधित है? मन या मस्तिष्क से संबंधित है। देखिएगा, इस परिभाषा के अस्वीकारीकरण होने के बाद उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम वुंट, जर्मनी का रहने वाला था, और एक नया विज्ञान लेकर आया। अब तक दोस्तों आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि मनोविज्ञान में कोई सफल विज्ञान चाहिए तो हमें कुछ ऐसा विज्ञान चाहिए था जिसके ऊपर प्रयोग किए जा सकते हो, और जो विषय वास्तव में नाम का विज्ञान नहीं हो, वो अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से, प्रयोगों की दृष्टि से, प्रकार, रूप, स्वाद, रंग, जितने भी अमूर्त, जितने भी विषय वस्तु होती है विज्ञान की, उसकी दृष्टि से जो वेद हो, ऐसा विज्ञान चाहिए था। देखो, फिर इस प्रकार का एक ऐसा विज्ञान, एक नया मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है विलियम वुंट, और विलियम वुंट एक नया विज्ञान लेकर आया और उस विज्ञान का नाम दिया चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। देखिएगा, इस चेतना के विज्ञान को हम दूसरा नाम यह भी देते हैं कि चेतन अनुभूति, चेतन अनुभूति का विज्ञान, चेतन अनुभूति का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम नंबर 3 पर जब मन या मस्तिष्क की परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया, तब एक नया विज्ञान आया और उस विज्ञान का नाम है चेतना का विज्ञान, या फिर इसे हम कहते हैं चेतन अनुभूति का विज्ञान। यह विज्ञान जो व्यक्ति लेकर आया उसका नाम है विलियम वुंट। देखिएगा, इस व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट, और विलियम वुंट या वुंट रहने वाले कहां के थे? जर्मनी के थे। कहां के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे, और ये एक प्रोफेसर थे एक विश्वविद्यालय में, और उस विश्वविद्यालय का नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इनका समर्थन किया इनका एक मित्र था, और उस मित्र का नाम था विलियम जेम्स। लेकिन दोस्तों, ये जो विलियम जेम्स है, ये विलियम जेम्स जर्मनी का नहीं है, ये विलियम जेम्स अमेरिका का है। और दोस्तों, जैसे भारत में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, भारत में मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु को माना जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जो फादर है वो किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। तीसरा एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स सली। जेम्स सली ये वो व्यक्ति है जो मनोविज्ञान में एक नया विज्ञान लेकर आए और कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान आत्मा, मन या मस्तिष्क का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चौथा एक व्यक्ति आया जिसका नाम है वाइस, या इसका कहीं कहीं पर हमें नाम यह भी मिलता है वाइव। ये 4 व्यक्ति थे। ये 4 व्यक्ति किससे संबंधित थे? चेतना के विज्ञान से संबंधित थे। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत है क्या? इसके अंतर्गत सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये चेतना होती क्या है। ये विज्ञान कौन सा लेकर आए? चेतना का विज्ञान लेकर आए। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये चेतना होती क्या है। तो दोस्तों, चेतना के विज्ञान के बाद में एक नया विज्ञान आएगा और उस विज्ञान का नाम होगा व्यवहार का विज्ञान। और जो व्यवहार का विज्ञान है, वो व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए थे? जेबी वॉटसन।
जो चेतना का विज्ञान है वो चेतना का विज्ञान लेकर कौन आए? विलियम वुंट। विलियम वुंट के अनुसार जो चेतना होती है, चेतना मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है, मस्तिष्क का आंतरिक भाग या मस्तिष्क का आंतरिक रूप, ये आंतरिक रूप क्या कहलाता है? चेतना कहलाती है। ये इसका शब्द है मनोविज्ञान की दृष्टि से इसकी परिभाषा, कि चेतना की परिभाषा क्या है? मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप होता है, वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप आंतरिक रूप क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है। तो देखिएगा मस्तिष्क का आंतरिक रूप कैसे? जैसे देखिएगा ये एक बच्चा है, ये इस प्रकार का एक बच्चा है। अब देखिएगा इस व्यक्ति के पास में है क्या? मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के अंदर जो प्रक्रिया चलती है, जैसे देखिएगा इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को देखकर एक विचार का उत्पन्न होता है, और वो विचार क्या कहलाती है? भावना कहलाती है। इसको किसी भी विषय वस्तु को देखता है तो एक अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुभूति होती है। इस अनुभूति को हम क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा इसने अपने सामने किसी भी एक विषय को देखा तो इसके अंदर विचार का जन्म हुआ, और आंतरिक विचार क्या कहलाता है? भावना। इसे क्या होती है? अनुभूति। और उसी भी प्रकार से एक शब्द आता है संवेदना। संवेदना का अर्थ ये होता है कि हमें जो पहला ज्ञान प्राप्त होता है, उस पहले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं जितनी भी विचारधाराएं जो हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है और वो विचारधाराएं बाहर नहीं निकलती है, तो उन विचारधाराओं का नाम क्या है? चेतना है। अगली बात समझ में? तो पहला प्रश्न यही था, क्या चेतना मूर्त है? तब विलियम वुंट ने कहा कि चेतना मूर्त होती है। इस चेतना को हम देख सकते हैं। जैसे देखिएगा आपको एक चित्र दिखाया, एक बहुत बड़ा चित्र दिखाया हाथी का, और उसके बाद में देखने के बाद में आपके मस्तिष्क में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, और वो विचारधारा क्या है? चेतना है। तो उसके बाद में यदि आपसे यह पूछा जाता है जो ये आपने चित्र देखा हाथी का, उसके बाद में आपके मस्तिष्क में क्या विचार आए, उन विचारों को आप बताइए, और जो आप बताते हो और जैसा देखते हो वैसा ही वर्णन करते हो, तो इसका अर्थ ये बात कही किसने थी? विलियम वुंट ने। और ये कहा कि ये जो चेतना होती है ये चेतना मूर्त होती है, और इस चेतना पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस चेतना पर प्रयोग करने के लिए विलियम वुंट ने एक मनोविज्ञान में एक नई प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोविज्ञान में एक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। इस प्रयोगशाला का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान में चेतना विषय पर प्रयोग करना। तो देखिएगा ये जो प्रयोगशाला थी, ये प्रयोगशाला थी कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी में कहां पर थी? जर्मनी का एक नगर है, और इस नगर का नाम क्या है? लिप्जिंग नगर। क्या नाम है? लिप्जिंग नगर। और इस लिप्जिंग नगर का जो ये विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम है लिप्जिंग विश्वविद्यालय। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, यहां पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये प्रयोगशाला दोस्तों 1879 में स्थापित की गई थी, और मनोविज्ञान में स्थापित होने वाली प्रथम प्रयोगशाला यही थी। ऐसा आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा ये जो विश्वविद्यालय है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में जो नाम है वो नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो देखिएगा इस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की जिस व्यक्ति ने स्थापना की उस व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम वुंट है। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रश्न यह है कि इस प्रयोगशाला की स्थापना की क्यों? इस प्रयोगशाला में प्रयोग किए किस पर जाते थे? इस प्रयोगशाला की स्थापना करने का कारण यह था कि चेतना पर प्रयोग करके यह सिद्ध करना था कि चेतना एक विज्ञान का विषय है। चेतना विज्ञान होती है, और चेतना के द्वारा हम मानव को समझ सकते हैं। इसलिए इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस प्रयोगशाला में बताओ अध्ययन किस पर किया जाता था? चेतना पर अध्ययन किया जाता था। और दोस्तों अध्ययन हमेशा किसी ना किसी पद्धति के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के लिए एक विधि की आवश्यकता होती है। इसलिए विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विधि का गठन किया, और वो विधि कहलाती है अंतर्दृष्टि विधि। कौन सी विधि? अंतर्दृष्टि विधि। और ये जो अंतर्दृष्टि विधि है, इस अंतर्दृष्टि विधि का जिसने गठन किया है, ये इस विधि का जिसको जनक माना जाता है, उसका नाम है विलियम वुंट। देखिएगा इसके बाद में ये तो निर्णय तय हो गया था कि मनोविज्ञान में
चेतना एक विज्ञान है और इस विज्ञान पर प्रयोग संभव है, और प्रयोग करके हम इस विज्ञान के द्वारा कुछ निष्कर्ष बिंदु निकाल सकते हैं। और इस प्रकार का एक नया विज्ञान आया और इसी समय एक नया मोड़ आया था मनोविज्ञान पर। तो देखिएगा एक बार दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। ये आप याद रखना, प्रथम प्रयोगशाला, ये मनोविज्ञान में स्थापित होने वाली प्रथम प्रयोगशाला थी, प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। देखिएगा, इस प्रयोगशाला से यह निष्कर्ष हो गया था दोस्तों, उस विषय का नाम बताइए जिस विषय में प्रयोग किए जाते हो। उस विषय का नाम बताइए जिस विषय में प्रयोगशाला का सर्वाधिक महत्व होता हो। उस विषय का नाम होता है भौतिक शास्त्र। कौन सा? भौतिक शास्त्र। इसमें सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हो। दोस्तों, एक मैंने आपको आरंभ में यह बताया था कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? दर्शन शास्त्र से। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र में। अब देखिएगा, मैं यदि आपके सामने यह बोलता हूं कि भौतिक शास्त्र में सर्वाधिक क्या किए जाते हैं? प्रयोग। यानी ये भौतिक शास्त्र जो आधारित होती है, वो आधारित किस पर होती है? प्रयोग पर आधारित होती है। दूसरा एक विषय दर्शन शास्त्र। ये जो दर्शन शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र में है क्या? इस दर्शन शास्त्र में विचारों का प्रवाह है। इस दर्शन शास्त्र में यह कहा जाता है आत्मा ये होती है। इस दर्शन शास्त्र में यह लिखा हुआ होता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा और मिलन, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, आत्मा या परमात्मा का जब मिलन होता है, तब ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम यूं कह सकते हैं इस विचारों का प्रवाह। मनोविज्ञान अरस्तु के समय यहां पर ही तो थी, ये यहीं पर तो थी अरस्तु के समय, क्योंकि अरस्तु ये लेकर आया था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, केवल और केवल उसी समय विचारों का प्रवाह था। लेकिन अब देखो, विलियम वुंट के समय जब चेतना का विज्ञान आया, तो विलियम वुंट ने इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से हटाकर किसके निकट लाकर खड़ा कर दिया? भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। और यह कार्य किया किसने था? विलियम वुंट ने किया था। इसलिए दोस्तों, विलियम वुंट के बारे में कहा जाता है कि इसने सन 1880 में, सन 1880 में इस मनोविज्ञान को, कब? सन 1880 में इस मनोविज्ञान को एक नए और एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। मनोविज्ञान जो स्वतंत्र विषय बना, वो स्वतंत्र विषय बना कब? सन 1880 में। यह स्वतंत्र विषय बनाया किसने था? विलियम वुंट ने। इससे पहले मनोविज्ञान किससे संबंधित था? दर्शन शास्त्र से संबंधित हुआ था। यानी इससे पहले मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का ही अंग था। इसको स्वतंत्र बनाया विलियम वुंट ने। इसलिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जो आधुनिक जनक है, मनोविज्ञान का वैसे जनक कौन है? इस अरस्तु। लेकिन इस मनोविज्ञान का जो आधुनिक जनक है, वो आधुनिक जनक किसको मानते हैं हम? विलियम वुंट को मानते हैं। ये विलियम वुंट का प्रमुख योगदान था किस विज्ञान के अंतर्गत? चेतना के विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों, सन 19वीं शताब्दी में, ये याद रखिएगा, सन 19वीं शताब्दी में इस परिभाषा का भी क्या कर दिया गया? अस्वीकारीकरण कर दिया गया। इस अस्वीकारीकरण करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण यह था कि हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो चेतना होती है, वो चेतना होती क्या है। हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक संरचना होती है, हमारे मस्तिष्क की जो आंतरिक विचारधारा होती है, इस विचारधारा का नाम क्या है? चेतना। हमारे मस्तिष्क में केवल आंतरिक विचारधारा ही नहीं होती है, हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार की विचारधारा होती है। एक तो हमारा मस्तिष्क अंदर से कार्य करता है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी चल रहा है, हम भी जो भी सोच रहे हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, चेतना होती क्या? सरल और सिंपल भाषा में समझिए। यदि मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, क्या कभी आपने चोरी की है? 5 मिनट के लिए आप अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन का अर्थ होता है आप अपने अंदर दर्शन करके, यदि आप विषय वस्तु को जानते हो तो ये अंतर्दर्शन विधि है। अब मैं बोलता हूं, क्या आप चोर है? क्या आप ईमानदार है? तो देखिएगा, आप अपने अंदर दर्शन करते हो, आपको सारी बातें पता चल जाती है कि आप है कौन, यानी आप कितना पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब ये है क्या? चेतना आंतरिक। यदि ये चेतना बाह्य रूप में प्रकट हो, यानी मस्तिष्क का जो बाह्य रूप होता है,
इस बाह्य रूप को हम कहते हैं व्यवहार। यानी मस्तिष्क का बाह्य रूप क्या कहलाता है? व्यवहार। और मस्तिष्क का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? चेतना। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमी थी वो ये कमी थी कि ये केवल और केवल मस्तिष्क के एक ही भाग को लेकर चलती थी, आंतरिक भाग को। और इसने पीछे क्या छोड़ दिया? मस्तिष्क का जो बाह्य भाग होता है उस बाह्य भाग को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए मनोविज्ञान में इस बाह्य रूप को या इस बाह्य रूप में एक नया विज्ञान आया और चेतना के विज्ञान का खंडन किया। उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान जो लेकर आया उसका नाम क्या है? जेबी वॉटसन। और दूसरी इसमें यह भी कमी थी कि इसमें केवल और केवल मस्तिष्क के एक अवस्था का वर्णन कर रखा था। और जबकि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारे पास में मस्तिष्क एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार का होता है। हमारे पास में जो मन होता है ये मन एक प्रकार का नहीं होता, इस मन की 3 श्रेणियां होती है। और दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सन 1904-5 में चेतना को एक बहुत बुरा शब्द बताया और कहा कि चेतना हमारे लिए एक बहुत घातक शब्द है, इसलिए इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया और मनोविज्ञान में एक नया विज्ञान आया और उस विज्ञान को हम आज व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। किसका विज्ञान कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान जो व्यक्ति लेकर आया उस व्यक्ति का नाम है जॉन ब्रोडस वॉटसन। जो देखिएगा दोस्तों, पहली बार जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उनको ये शब्द थोड़े अनोखे लगेंगे, अलग लगेंगे, लेकिन आप इनको बार बार पढ़ोगे तो ये शब्द याद हो जाएंगे। और यदि यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और उसके बाद में आपको मनोविज्ञान बहुत अच्छी लगेगी। देखिएगा, मनोविज्ञान में जो ये व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान जो व्यक्ति लेकर आया उसका नाम है जॉन ब्रोडस वॉटसन। जॉन ब्रोडस वॉटसन। जॉन ब्रोडस वॉटसन था कहां का? अमेरिका का था। कहां के निवासी थे ये? अमेरिका के निवासी थे वॉटसन। देखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान से जो वाद निकला, इस वाद को हम कहते हैं व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद का जो जनक है वो है जेबी वॉटसन। इस जेबी वॉटसन का जिसने समर्थन किया, जैसे देखिएगा B.F. स्किनर। B.F. स्किनर हमने अधिगम वाली यूनिट में भी पढ़ा था, ये प्रमुख व्यवहारवादी है। इन्होंने ये व्यवहार के विज्ञान से संबंधित है। देखिएगा, B.F. स्किनर एक व्यक्ति है जिसका नाम है इवान पी पावलोक, यानी इवान पेट्रोविच पावलोक। पावलोव भी बोलते हैं इसे शुद्ध रूप में, और पावलोक भी कहा जाता है। तीसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है C.L. हल, यानी इसको हम कहते हैं क्लार्क एल हल। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ ये व्यवहार के विज्ञान से संबंधित है, विलियम वुडवर्थ। इसके अलावा इस व्यवहार के विज्ञान में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। देखिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया था, इस कारण इन्हें व्यवहारवादी कहा जाता है। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है ये सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो यहां पर एक शब्द है व्यवहार, ये व्यवहार होता क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा व्यवहार होता क्या है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि मस्तिष्क का, या फिर हम यूं कह सकते हैं मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है उस बाह्य रूप को हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जैसे देखिएगा, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या हो सकता है? इस मानसिक स्थिति में बाह्य रूप में जितनी भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जितनी भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे देखिएगा शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं? जैसे हो गया दौड़ना, जैसे हो गया चलना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कौन सी क्रियाएं हैं? शारीरिक क्रियाएं हैं। जिससे एक प्रकार की हो गई मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं कौन सी होती है? जैसे देखिएगा हो गया चिंतन, जैसे हो गया मनन, चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, चित्त, ये सारी के सारी किस प्रकार की क्रियाएं? मानसिक क्रियाएं। इसके अलावा हमारे पास में जो भी
एक मन होता है अचेतन मन, इसके अलावा हमारे पास में मन होता अर्धचेतन, अर्धचेतन मन, और इसके अलावा हमारे पास में होता चेतन मन। इन सब को हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? व्यवहार कह सकते हैं। यानी इन सब को हम क्या कह सकते हैं? व्यवहार कह सकते हैं। या दोस्तों, इस व्यवहार के बारे में आप इतना सा याद रखना, ये जो बालक है, इस बालक द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। इस बालक द्वारा की जाने वाली, यानी एक व्यक्ति एडी से लेकर चोटी तक, एडी से लेकर चोटी तक जो भी क्रिया करता है, शर्त इतनी सी है, वो क्रिया यदि आपको बाह्य रूप में दिखाई देती है, बाह्य रूप में दिखाई देती है, तो वो क्रिया उसका क्या कहलाएगा? व्यवहार कहलाएगा। जैसे देखिएगा, एक बालक जोर जोर से हंस रहा है, यानी बालक क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, और वो क्रिया हमें बाह्य रूप में दिखाई देती है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? बताओ, व्यवहार कहलाएगी। अब देखिएगा, इस शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यवहार। इस व्यवहार शब्द को सबसे पहले जेबी वॉटसन नहीं लेकर आए थे। जेबी वॉटसन व्यवहार का विज्ञान लेकर आए, और जो व्यवहार शब्द है, इस व्यवहार शब्द को कौन लेकर आए थे? सबसे पहले विलियम मैकडूगल। एक विद्यार्थी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो थॉर्नडाइक है, वो थॉर्नडाइक व्यवहारवादी है क्या? तो देखिएगा, हम आगे इससे आगे ये पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान में अनेक संप्रदाय आए, जिसको हम यूं कह सकते हैं, मनोविज्ञान के अलग स्कूल बनेंगे, आगे स्कूल आएंगे। उन स्कूलों में या संप्रदायों में, मनोविज्ञान में सबसे पहले एक संप्रदाय आया था संरचनावादी संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय। उसके बाद में एक संप्रदाय आया प्रकार्यवादी, और उसके बाद में आया व्यवहारवादी संप्रदाय। जो थॉर्नडाइक था, ये मूलतः प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, और उसके बाद में जब प्रकार्यवादी संप्रदाय समाप्त हो गया, उसके बाद में ये व्यवहारवाद से जुड़े थे। हाँ, मूल रूप में हम इस थॉर्नडाइक को व्यवहारवादी ना मानकर हम प्रकार्यवादी मानते हैं, लेकिन बाद में यही थॉर्नडाइक मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़ते हैं। शुद्ध रूप में ये थॉर्नडाइक जो है वो प्रकार्यवादी है। तो देखिएगा, इस व्यवहार शब्द के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था इस विषय के बारे में, कि जो व्यवहार शब्द है, इस व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम लेकर कौन आए थे? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। इन दोनों में अंतर है। व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले कौन लेकर आए? जेबी वॉटसन। और व्यवहार के विज्ञान को सबसे पहले कौन लेकर आए? जेबी वॉटसन। और व्यवहार शब्द को कौन लेकर आए? व्यवहार शब्द को सबसे पहले लेकर आए विलियम वुडवर्थ। तो देखिएगा, जो वॉटसन है, इस वॉटसन का योगदान क्या है? इस वॉटसन का योगदान यह है कि यह सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान लेकर आए। मनोविज्ञान के विकास क्रम नंबर 4 पर एक नया विज्ञान लेकर आए। उस विज्ञान का नाम है व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान से जो वाद निकला, जो विचार निकला, उसी वाद को हम कहते हैं व्यवहारवाद। तो दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक कौन होगा? जेबी वॉटसन होगा। इसके अलावा सन 1904-5 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यह हम यूं भी कह सकते हैं हिंदी में इसको, मनोविज्ञान की एक अवधारणा, मनोविज्ञान की एक अवधारणा। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम, यानी जेबी वॉटसन से भी पहले, जेबी वॉटसन व्यवहार का विज्ञान लेकर आए थे सन 1912-13 में, और इसी समय व्यवहारवाद की नींव पड़ती है। लेकिन 1905 में एक शब्द आता है इस पुस्तक में से निकलकर, और उस शब्द का नाम क्या है? व्यवहार शब्द। तो दोस्तों देखिएगा, व्यवहार शब्द की सबसे पहले व्याख्या किसने की? विलियम मैकडूगल ने। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया था? व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया था? वॉटसन लेकर आया था। कुछ विद्यार्थी यह भी पूछ रहे हैं, हु इज रिटन साइकोलॉजिया। जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, मैंने आपको पहले बता दी थी, ये रुडोल्फ गोइकिल द्वारा लिखी गई है। देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में हम पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं जो व्यवहारवाद है दोस्तों, ये व्यवहारवाद 1912 में नहीं आया था। मूल रूप से इस व्यवहारवाद की नींव 1913 से मानी जाती है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से। देखो, (1905) यानी हम यूं कह सकते हैं सन 1890 से लेकर
सन 1890 से लेकर सन 1905 तक इस मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ था। इस मनोविज्ञान में इस दौरान कोई कार्य नहीं हुआ। इस कारण इस काल को हम बंजर काल भी कहते हैं, बंजर काल भी कहते हैं। लेकिन 1905 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है विलियम मैकडूगल, और विलियम मैकडूगल एक शब्द लेकर आए और उस शब्द का नाम क्या है? व्यवहार। उसके बाद में सन 1913 में जेबी वॉटसन के विचारों से एक वाद निकला था और वो वाद क्या कहलाता? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की दोस्तों नींव कब पड़ी? सन 1913 में पड़ी। इस प्रकार देखिएगा मनोविज्ञान का जो विज्ञान है उस विज्ञान का आरंभ आत्मा के विज्ञान से हुआ था और जो वर्तमान में कहां है? व्यवहार के विज्ञान पर है। तो देखिएगा दोस्तों इस मनोविज्ञान में 4 विज्ञान आए। सबसे पहले जो विज्ञान आया आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और उसके बाद में चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम वुडवर्थ। इस विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की परिभाषा अलग दी है, लेकिन इस विलियम वुडवर्थ ने इस मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में एक कथन कहा है, और वो कथन ये कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, देखिएगा ये कथन एग्जाम में आ भी रखा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, बाद में अपनी चेतना खोई। अब व्यवहार की विधि को, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं है, ये मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में विलियम वुडवर्थ का कथन है। और ये कथन है किसके बारे में? हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का विकास क्रम, और मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में या विकास क्रम में ये कथन है, और ये कथन कहा किसने? विलियम वुडवर्थ ने। तो देखिएगा ये कथन है क्या? इन्होंने इस कथन के बारे में यह लिखा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी त्याग किसका किया? आत्मा का। फिर मनोविज्ञान ने अपने मन को छोड़ा, किसको छोड़ा? मन को। और बाद में अपनी क्या खोई? बाद में अपनी चेतना खोई। तो दोस्तों यहां पर एक शब्द है चेतना, तो बाद में अपनी चेतना खोई, और वर्तमान में अब स्वीकार किसको करता है? व्यवहार की विधि को। यानी वर्तमान में जो ये विज्ञान है ये विज्ञान किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में, इसको हम यूं नहीं कह सकते कि ये मनोविज्ञान की परिभाषा है, ये मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं है, ये मनोविज्ञान का क्या है? विकास क्रम के बारे में कथन है। तो दोस्तों इस मनोविज्ञान के बारे में आप ये याद रखिएगा, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, वर्तमान में जो ये मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान में 2-3 बातें निकलकर सामने आती है। पहली बात, इस मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये याद रखिएगा आप, कि जो ये व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ये किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन व्यवहार में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बताइए कमेंट में। आपको ये बताना है कि जो ये मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? दोस्तों व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वर्तमान में, लेकिन किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? पशु के व्यवहार का अध्ययन, या मानव के व्यवहार का अध्ययन, या पक्षी के व्यवहार का अध्ययन? कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन, कुछ बोल रहे हैं दोनों, मानव के व्यवहार का अध्ययन। देखिएगा दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के सही आंसर आ रहे हैं,
लेकिन देखो मानव के व्यवहार इसका पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द नहीं है। मनोविज्ञान के बारे में याद रखिएगा, मनोविज्ञान जो विषय है, ये मनोविज्ञान विषय का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र व्यवहार है। लेकिन मनोविज्ञान वहां सब जगह जाती है जहां इसको व्यवहार दिखाई देता है। यानी हम यूं कह सकते हैं, पुलिस उस जगह जाती है जहां क्राइम होता है, और मनोविज्ञान उस जगह जाती है जहां व्यवहार होता है। तो व्यवहार है किस किस के पास में, तो इससे हमें यह समझना होगा कि व्यवहार होता है क्या है। जो बाह्य क्रियाएं होती है वो बाह्य क्रिया क्या कहलाती है, व्यवहार। तो क्रियाएं कौन कौन कर सकते हैं, क्रिया मानव कर सकता है, इसका मतलब मानव के पास में क्या है, व्यवहार है। क्रिया कौन करता है, पशु, इसका मतलब यह पशु के पास में क्या है, व्यवहार है। और क्रिया कौन करता है बताओ, पक्षी करता है, इसका मतलब इन तीनों के पास में क्या है, व्यवहार है। और जहां व्यवहार होता है मनोविज्ञान उसका अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में पशु व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान में पक्षी के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एक इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी देखिएगा ये जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं मनोविज्ञान की है। इसमें याद रखिएगा ये परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं है। तो हम जो प्रथम परिभाषा ले रहे हैं, ये प्रथम परिभाषा हम ले रहे हैं वॉटसन की, यानी जेबी वॉटसन की। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा, तो देखिएगा दोस्तों, जेबी वॉटसन था कौन। जेबी वॉटसन व्यवहार का विज्ञान लेकर आया, और व्यवहार के विज्ञान का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। एक तरफ बीएफ स्किनर, क्लार्क केल्हल, इवान पी पावलोक, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, ये इनके समर्थन करता थे। जो वॉटसन था, ये वॉटसन और इनके जो अन्य समर्थक थे, इन दोनों के विचारों में रात दिन का अंतर है, यानी इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। इस कारण वॉटसन के अलावा जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, उन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यानी उत्तरकालीन मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। कहने का कारण क्या है, बाकी के जितने व्यवहारवादी थे वो व्यवहारवादी इस मनोविज्ञान को आत्मा, इस मनोविज्ञान को चेतना का भी अंश मानते हैं, और इस मनोविज्ञान को व्यवहार का अंश भी मानते हैं। जबकि जेबी वॉटसन इस मनोविज्ञान को शुद्ध रूप से किसका विज्ञान मानता था, व्यवहार का विज्ञान मानता था। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा यह है कि मनोविज्ञान शुद्ध रूप से, या मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो देखिएगा ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है, वॉटसन की। इतना सा याद रखना, कई बार इस शुद्ध शब्द की जगह यहां पर एक नया शब्द आता है, धनात्मक। कौन सा शब्द है, धनात्मक। कई बार यूं भी आ जाता है यहां पर निश्चित। तो हम इसको तीनों शब्द यूज कर सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे, इस परिभाषा को आपको दोस्तों ऐसे याद रखना है कि जेबी जो वॉटसन था, ये जेबी वॉटसन व्यवहार को या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मानता था, किसका, मनोविज्ञान का। इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा है मनोविज्ञान की, वो दूसरी परिभाषा मैकडूगल की। मैकडूगल की, ये मैकडूगल वही है जिसने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, और विलियम मैकडूगल इनका पूरा नाम है। इनकी जो परिभाषा है, इनकी परिभाषा में एक आप शब्द याद रखिएगा, आई। ये परिभाषाएं मनोविज्ञान की है, ये परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं है। एक शब्द याद रखना, आई। देखो मेक, यानी मेक, MEKE, मेक का मतलब होता है बनाना, और ड्यूगल का अर्थ होता है जोड़ा। तो दोस्तों याद कैसे रखोगे, देखो आई प्राप्त होने पर जोड़े का निर्माण होता है, आई। आ का मतलब क्या हो जाएगा, आचरण, और ये का अर्थ क्या हो जाएगा, यथार्थ। यानी ये जो परिभाषा ये देंगे वो ये देंगे, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, विज्ञान है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसकी है, विलियम मैकडूगल की। याद कैसे रखोगे, इसमें याद रखने के लिए आपको दो शब्द याद रखने हैं, आई। आ का अर्थ क्या हो जाएगा, देखो आ का अर्थ क्या हो गया, आचरण। आ से क्या हो गया, आचरण। और दूसरा क्या है,
यानी मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? विलियम मैकडूगल ने दी है। इसके अलावा एक परिभाषा देखिएगा आप, एक परिभाषा बीएफ स्किनर की, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर की क्या परिभाषा है? बीएफ स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार। तो देखिएगा बीएफ स्किनर व्यवहार के विज्ञान से संबंधित था। तो पहला शब्द प्रयोग में क्या ले रहा? व्यवहार, और दूसरा शब्द ले रहा अनुभव। यानी मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। यह मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी है? बीएफ स्किनर ने दी है। तो देखो दोस्तों, इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे आप कि यह परिभाषा स्किनर की है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मनोविज्ञान में एक नर है और इस नर का नाम क्या है? स्किनर। और जो नर होता है, मानव होता है, क्या मानव के पास में व्यवहार होता है? होता है। इसके अलावा देखो, हमने मनोविज्ञान में 3 पढ़े थे, पक्षी, पशु और मानव। इन तीनों के पास में व्यवहार होता है, लेकिन किसके पास में व्यवहार के अलावा अनुभव भी होता है? तो अनुभव पशु के पास में नहीं होता, अनुभव पक्षी के पास में नहीं होता है, तो अनुभव किसके पास में होता है? नर के पास में होता है। देखो ये परिभाषा है किसकी? स्किनर की। तो देखो, नर के पास में क्या होता है? व्यवहार, और नर के पास में क्या होता है? अनुभव। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? बीएफ स्किनर की हो गई। एक बार आप इन तीनों परिभाषाओं का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी की परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, ये 3 परिभाषा हो गई। इन 3 परिभाषाओं के अलावा एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। देखो, क्रो एंड क्रो, हम यूं कह सकते हैं कि वास्तव में ये है कौन? मानव है। दोनों वास्तव में है कौन? मानव है। तो ये परिभाषा की, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या देते हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो देखिएगा, इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे? इस परिभाषा में शब्द कितने आए हैं जो आपको याद करने हैं? देखो दोस्तों, इनको रटना नहीं है, रटोगे तो आप ये याद नहीं होगी। मनोविज्ञान मानव व्यवहार, एक शब्द क्या आया? मानव व्यवहार। दूसरा जो शब्द आया वो क्या आया? मानव संबंध। तो देखो, यहां पर ये दोनों मानव है, क्रो और क्रो। तो देखो, यहां पर भी मानव है और यहां पर भी क्या है? मानव है। दूसरा, इन दोनों मानवों के पास में क्या है? व्यवहार, और इन दोनों मानवों के पास में क्या है? संबंध, एक दूसरे से संबंध है। देखो, क्रो एंड क्रो, 2 व्यक्ति हो गए, तो दोनों व्यक्तियों में क्या है? संबंध। दोनों व्यक्तियों के पास में क्या है? व्यवहार, और दोनों व्यक्ति है कौन? मानव है। तो 2 शब्द ही तो याद करने। एक क्रो का क्या अर्थ हो गया? मानव व्यवहार, और दूसरे का क्या हो गया? मानव संबंध। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? बीएफ स्किनर की हो गई। इसके अलावा आपके सामने एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड। इनका वियना ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, सिगमंड फ्राइड। तो देखिएगा दोस्तों, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड थे कौन? सिगमंड फ्राइड ने मन के विज्ञान को, या हम यूं कह सकते हैं मन का विश्लेषण करके 3 प्रकार के मनों के प्रकार बताए, या मन का विश्लेषण करके एक नया वाद दिया जिसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद में सर्वाधिक जिस मन पर बल दिया उस मन का नाम है अचेतन मन। अर्थात इनका यह मानना था कि यदि हमें मनुष्य को समझना है तो हमें अचेतन मन का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, जब ये अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड पर जब ये सर्वाधिक बल दे रहे हैं और ये परिभाषा देंगे यदि मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान की ये परिभाषा क्या देंगे कि साइकोलॉजी इज ए अनकॉन्शियस माइंड टू रीच। देखिएगा, जैसे देखिएगा, अनकॉन्शियस माइंड, एक दूसरा जो माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है हाल्फ कॉन्शियस माइंड। तो मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है बताओ? इस सिगमंड फ्राइड के अनुसार अनकॉन्शियस माइंड का,
हम या फिर यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो देखिएगा, कहीं पर भी यदि सिगमंड फ्राइड आ जाए और कहीं पर भी यदि अचेतन मन आ जाए, हम इसके बारे में कुछ विद्यार्थी कमेंट भी लिख रहे हैं अचेतन मन 90% होता है। हाँ होता है, हम इसके बारे में आपको बाद में पढ़ाएंगे कि अचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है, चेतन क्या होता है, इसके बारे में। अभी आपको इतना सा याद रखना है, सिगमंड फ्राइड ये मन से संबंधित है। ये यदि शब्द आ जाए इसका मतलब ये परिभाषा किसकी होगी, सिगमंड फ्राइड की होगी। ये जो परिभाषा, ये परिभाषा दी किसने, सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसके अलावा दोस्तों एक परिभाषा आएगी वुडवर्थ की। देखिएगा, ये विलियम वुडवर्थ है। पहले हमने जो पढ़ा था वो मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में इनका कथन था। अब मनोविज्ञान की इनकी परिभाषा है, और इनकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि जीवन में आभास, जीवन में आभास, जीवन में आभास एवं प्रभाव, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना या प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। देखिएगा, बहुत खूबसूरत परिभाषा दी है किसने, वुडवर्थ ने, कि हमारे जीवन में जो भी क्रिया होती है या हमारे जीवन में जिसका भी आभास होता है, जिसका भी प्रभाव होता है, और आभास और प्रभाव यानी हमारे जीवन में जिसका भी आगमन होता है, जिसका भी हमारे जीवन में निगमन होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में जितने कार्य होते हैं, वो जितने कार्य जिन क्रियाओं से होते हैं उस क्रिया का नाम क्या है, व्यवहार है। और व्यवहार दोस्तों क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। अगली परिभाषा देखिएगा, अगली परिभाषा जिम बोर्डो के अनुसार, जिम बोर्डो के अनुसार। तो देखिएगा, याद कैसे रखोगे, जिम बोर्डो शब्द क्या है, जिम बोर्डो। तो जिम बोर्डो से आप अर्थ क्या निकालोगे कि जिम बोर्डो जो जिम में जाकर अपनी क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। इसने अधिगम के इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो देखिएगा, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का, जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो देखो दोस्तों, इस परिभाषा को आप याद कैसे रखोगे, वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा है जिम बोर्डो की। तो देखो याद कैसे रखोगे, जिम बोर्डो, जिम बोर्डो से आपको याद ये रखना है कि जिम में जाकर जो बॉडी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, जिम बोर्डो। और जिम में जाकर देखो, बॉडी दो प्रकार से, एक तो विभिन्न केमिकल या पाउडर से बॉडी बनाते हैं और एक जिम में जाकर बॉडी बनाते हैं। तो दोनों में से वैज्ञानिक कौन सी होगी, तो वैज्ञानिक कौन सी होगी, जो जिम में जाकर बनाई जाती है। तो देखो, जिम बोर्डो वैज्ञानिक शब्द आ गया। और जिम जाते कौन है बताओ, जीवधारी। और जिम जाते हैं तो बताओ ये एक प्रकार का क्या है, व्यवहार है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगली परिभाषा मॉर्गन की, मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है सीडी मॉर्गन। इसको हम पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब। सीडी मॉर्गन एक मनोवैज्ञानिक है। सीडी मॉर्गन ने परिभाषा क्या दी है, मनोविज्ञान मानव, मनोविज्ञान मानव और पशु के, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला
विज्ञान है। तो दोस्तों ये परिभाषा है किसकी, देखो ये परिभाषा है किसकी, मॉर्गन की। इस परिभाषा को याद रखने के लिए हमें दो शब्द याद रखने हैं। एक तो शब्द क्या रखना है, मानव, और दूसरा शब्द क्या याद रखना है, पशु। देखिएगा, इनके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है, मॉर्गन की। तो देखो मॉर्गन से हमने निकाला मोर, तो मोर क्या हो गया, पक्षी। मॉर्गन से क्या निकाला, मोर, और मॉर्गन क्या हो गया, पक्षी। दूसरा क्या है, मानव, और तीसरा क्या है, पशु। तो मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान में तीन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन, पशु के व्यवहार का अध्ययन और पक्षी के व्यवहार का अध्ययन। तो देखो पक्षी तो ये हो गया मॉर्गन, और इसके अलावा ये हो गया मानव, और ये हो गया पशु। तो ये मॉर्गन खुद क्या हो गया, पक्षी, तो बाकी क्या बचे हैं, मानव और पशु। तो परिभाषा क्या दी है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार यानी मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों, मॉर्गन की है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ विद्यार्थी दोस्तों आपको इसमें जो कमेंट में डाल रहे हो, कुछ भी आप कमेंट करते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको विषय वस्तु से हटकर नहीं करना है, वरना हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको ब्लॉक कर देगी और दोबारा आप वीडियो नहीं देख पाओगे। आपको इसका मजा लेना है क्लास का। आपको पहले समझो, और जो आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में आप कमेंट करके लिखो। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने मनोविज्ञान के बारे में इतना पढ़ा, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान की विशेषता या मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान है क्या। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत जो निश्चित बिंदु निकल कर आते हैं वो ये निकल कर आते हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ये मनोविज्ञान नियामक। मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। तो देखो दोस्तों, हम जब मनोविज्ञान पढ़ लेंगे उसके बाद में हम एक विषय पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो उस समय हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान नियामक भी है और मनोविज्ञान विधायक विज्ञान भी है। जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान केवल और केवल विधायक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है। और जबकि मनोविज्ञान दोनों विज्ञान है। अब देखो नियामक विज्ञान क्या होता है और विधायक विज्ञान क्या होता है। नियामक विधायक विज्ञान, विधायक विज्ञान उसे कहते हैं कि तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना, तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन, यानी विषय वस्तु के जो तथ्य होते हैं, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना क्या कहलाता है, विधायक विज्ञान कहलाता है। और दूसरा विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु कैसी हो, यह हम यूं कह सकते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक विषय की जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु या विषय वस्तु कैसी हो, इसका जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नियामक विज्ञान कहते हैं। इस कारण हम कहते हैं मनोविज्ञान विधायक विज्ञान भी है और नियामक भी विज्ञान भी है। जबकि देखिएगा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो शिक्षा मनोविज्ञान केवल और केवल किस प्रकार का विज्ञान है, नियामक नहीं है, केवल और केवल क्या है, विधायक विज्ञान है। इसके अलावा मनोविज्ञान की जो अगली प्रकृति है वो प्रकृति यह है कि इस मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है व्यवहार का। इस मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, व्यवहार का। अब व्यवहार का अध्ययन किसका किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन, इसके अलावा पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी देखिएगा मानव, पशु और पक्षी, इन तीनों के व्यवहार का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जो अगली विशेषता है वो अगली विशेषता कि मनोविज्ञान में भविष्यवाणी भी संभव है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है, यानी इन व्यवहारों का अध्ययन करके इन व्यवहारों के संदर्भ में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा मनोविज्ञान में भविष्यवाणी कैसे संभव है। मनोविज्ञान का एक विषय वस्तु आती है बुद्धि,
और हम बालकों में बुद्धि परीक्षणों के द्वारा उस बालक को हम प्रतिभाशाली, मान लीजिए किसी बालक को हम प्रतिभाशाली बालक बताते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक बताकर उस बालक के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक इस क्षेत्र में अधिक विकसित है, ये बालक ये कार्य करने में अधिक सक्षम है, या यदि कोई मंद बुद्धि का बालक है तो उस मंद बुद्धि के बालक के बारे में भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक इस प्रकार का होगा, या इस बालक का आने वाला विकास इस प्रकार का होगा, या ये बालक इस प्रकार के सर्वांगीण विकास या इस प्रकार के शारीरिक विकास से प्रभावित है। तो मनोविज्ञान में क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। मनोविज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत या हम यूं भी कह सकते हैं इस मनोविज्ञान के जितने भी नियम हैं वो सभी नियम वस्तुनिष्ठ है। सभी नियम कैसे है, वस्तुनिष्ठ है। दूसरा हम यूं कह सकते हैं जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम कैसे हैं, वेद है। जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम कैसे है, प्रमाणिक नियम है। इसलिए हम कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी नियम है, इन नियमों और सिद्धांतों से यदि हमने कोई भी कार्य किया है, कोई भी हमें यदि निष्कर्ष निकाला है, तो वो निष्कर्ष 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। और उस निकाले गए निष्कर्ष के बाद में हम पुनः यदि उसी विषय वस्तु पर पुनः प्रयोग करें तो हमारे सामने वही रिजल्ट, वही परिणाम वापस आएगा जो पहले आया था, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि मनोविज्ञान के जितने भी नियम है वो कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ है। इनकी मान्यता है, ये अवैध नहीं है, ये वेद है। एक और यदि एक बार प्रमाण कर दिया, चाहे उसको कितनी भी बार वापस दोबारा अप्लाई करो, तो वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ या प्रमाणिक होगा। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास में 3 बातें पढ़ी है। पहली जो बात पढ़ी है वो पढ़ा है हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में, मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ा है। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं पढ़ी है। तीसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ी है हमने मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की विशेषता, ये पढ़ा है। मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में 2 बातें समझ कराई थी दोस्तों। इसमें आपको ये याद रखना है, एक शब्द मिलेगा आपको साइकी, ये प्रश्न आ रखा है। साइकी शब्द का अर्थ 2 होते हैं। साइकी शब्द के अर्थ कितने हैं, 2 होते हैं। एक तो शब्द होता है मन, और जो दूसरा शब्द होता है वो दूसरा शब्द क्या होता है, आत्मा। एक आपको इसमें महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है। दूसरी दोस्तों महत्वपूर्ण बात याद ये रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत या मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता है कि मनोविज्ञान एक पेड़ है, यानी देखिएगा इस प्रकार का एक पेड़ है, ये इस प्रकार का पेड़ है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में ये इस प्रकार का, मान लो कोई एक पेड़ है, ये इस प्रकार का पेड़ है। दोस्तों देखिएगा इस पेड़ की जो ये जड़ें हैं, इस पेड़ की ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, ये मान लीजिए ये पेड़ मनोविज्ञान है। और इस मनोविज्ञान में सबसे पहले ये जो है यहाँ का भाग, ये है, इसको हम कहते हैं आत्मा। यानी जब ये भाग आया तब हम यूं कह सकते हैं जो विज्ञान था वो विज्ञान किसका था, आत्मा का विज्ञान था। जैसे पेड़ बड़ा हुआ उसके बाद में क्या आया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। उसके बाद में जैसे डालियां लगी, यानी हम यूं कह सकते हैं कौन सा विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान। और उसके बाद में जब ये पेड़ बड़ा हुआ तो बड़ा किसने किया, बताओ, व्यवहार ने। ये मनोविज्ञान के विभिन्न स्टेप्स है। इस प्रकार से इस पेड़ नुमा इस मनोविज्ञान विषय का जन्म हुआ है। और देखिएगा दोस्तों ये जो जड़ें हैं, हम यूं कह सकते हैं ये जड़ें, इसका जन्म जहां से हुआ है उस विषय का नाम क्या है, दर्शन शास्त्र विषय है। कौन सा विषय है, दर्शन शास्त्र। इसलिए हम दोस्तों कहते हैं जो कि मनोविज्ञान जो विषय है, इस मनोविज्ञान विषय की जड़ें कहां तक है, बताओ, दर्शन शास्त्र विषय वस्तु तक है। देखिएगा कई विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं कि कल क्लास का टाइमिंग क्या रहता है। तो आप यूट्यूब जो आप देख रहे हो यूट्यूब पर,
इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइबर कर लो और उसके बाद में जो भी आपकी क्लास होगी शिक्षा मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान की या और भी जितनी भी क्लास होगी वो आपको सूचना के द्वारा या आपके मोबाइल पर इसका मैसेज आ जाएगा। यदि किसी ने सब्सक्राइबर नहीं कर रखा तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, उसके बाद में आपको प्रत्येक सूचना पहुंचा दी जाएगी इस पर। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। जितना आपको पढ़ाया है एक बार आप इस वीडियो को पुनः देखिएगा और ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। और उसके बाद में हम कल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं और मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उन शाखाओं के बारे में और विभिन्न संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान और जैसे शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण होगा तो शिक्षा मनोविज्ञान के भी विभिन्न चरण हैं। और कुछ विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन आंसर। दोस्तों एक टेलीग्राम नाम का एक ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उत्कर्ष जोधपुर के नाम से है और उसके अंदर आपको जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.